अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस की एंड मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस की। इसका जो ये वाला एक ये डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू बेसिकली हम वी कैन सी के विच डिजीज़ आर लिंक टू विच क्लिनिकल टाइप के। लार्ज वेसल में कौन सी डिजीज़ आती है, मीडियम में कौन सी और स्मॉल में कौन सी। और ये इसका याद रखने के जो वेस्कुलाइटिस का टॉपिक है, इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर BCQs। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लार्ज वेसल्स होती हैं उनकी दो टाइप्स पढ़ेंगे, जायंट सेल आर्थराइटिस एंड टाकायासु, जिस विच आर बेसिकली ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस। अब अगर हम जायंट सेल की बात करें, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल आर्थराइटिस, इट इज़ बेसिकली अ chronic classically granulomatous inflammation of large to small sized, mainly large sized arteries, which principally affects the arteries in the head। यूजली एल्डरली एडल्ट्स को ये इन्वॉल्व क्या कहते हैं में देखा जाता है। एंड इसको टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कभी कभी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टेम्पोरल आर्टरीज़ हैं उनको हम रेडिली बायोप्सी करके डायग्नोसिस बना लेते हैं कि जायंट सेल आर्टराइटिस है। तो सिर्फ टेम्पोरल आर्टरीज नहीं इन्वॉल्व होती, वर्टिब्रल आर्टरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, एओर्टा भी इन्वॉल्व होता है। और ऑप्थेल्मिक आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हमको मिलती है इंडिविजुअल्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है BCQs के जो कि याद रखने होंगे। पैथोजेनेसिस देखी जाए तो T सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एंड वेसल वॉल एंटीजन। बेसिकली इसमें वही क्या कहते हैं एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज़ भी मिल सकती हैं। TNF हमको मिलता है और इसमें MHC क्लास 2 हैप्लोटाइप, यानी इसमें हमको ज़्यादातर CD4 T लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इन्वॉल्व आर्टीरियल सेगमेंट्स होते हैं, they develop intimal thickening with occasional thrombosis, and as a result due to intima की thickening which reduces the luminal diameter। जो मीडिया होता है ट्यूनिका मीडिया, वहाँ पे हमको ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलती है सेंटर्ड ऑन द इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन विद इलास्टिक लेमिना फ्रेगमेंटेशन की, इलास्टिन की डिजनरेशन हो रही होती है, इलास्टिन डिपॉजिट्स की फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। इन्फिल्ट्रेट ऑफ T सेल्स, इसमें ज़्यादातर CD4 मिलते हैं और मैक्रोफेज का भी इन्फिल्ट्रेट हमको नज़र आता है। एंड 75% केसेस में हमको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स मिलते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वो सिर्फ फोकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलॉन्ग द वेसल, होल वेसल को इन्वॉल्व नहीं करते। एंड कभी कभी हमको कुछ जगहों पे हील स्टेज भी नज़र आ रही होती है। वो हील स्टेज जो होती है इट इज़ बेसिकली मार्क्ड बाय ट्यूनिका मीडिया की एटेन्युएशन, स्कारिंग एंड इंटिमल थिकनिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेटर दैन 30% ऑफ द इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और साथ में एडवेंटिशिया का फाइब्रोसिस मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो मेन जो मैंने पहले बताया था कि एल्डरली एडल्ट्स में मिलती है, इट इज़ वेरी रेयर बिफोर 50। एक तो हम एज के थ्रू ही देख के निकाल लेंगे कि डायग्नोसिस क्या है कि ये जायंट सेल टेम्पोरल आर्थराइटिस है। जो क्लिनिकल सिम्टम्स हमको मिलते हैं वो नॉन स्पेसिफिक तो मिलते हैं, फीवर, फटीग, वेट लॉस के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, तो जो टेम्पोरल आर्टरी के कोर्स के अराउंड जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन जगहों पे हमको पेन मिलता है, कि फेशियल पेन मिलता है, हेडेक मिलता है इंटेंस अलॉन्ग द कोर्स ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड इट कैन बी पेनफुल टू पैल्पेशन। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी तो कुछ पेशेंट्स में ऑकुलर सिम्टम्स आ सकते हैं, एब्रप्टली के डिप्लोपिया आ सकता है या कंप्लीट विजन लॉस आ सकती है। डायग्नोसिस हम थ्रू बायोप्सी या हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग कर लेते हैं। ये याद रखना है कि ये एक्सट्रीमली फोकल होता है, तो हमको बायोप्सी के लिए ज़्यादातर एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट चाहिए होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और TNF के थ्रू ट्रीट कर दिया जाता है। अब अगर हम टाकायासु आर्थराइटिस की बात करें, विच इज़ ऑल्सो अ लार्ज वेसल आर्थराइटिस, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ जायंट सेल। बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो मेन डिफरेंस है इसमें एज का, अंडर 50 इंडिविजुअल्स में होता है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस ऑफ मीडियम टू लार्ज, मेनली लार्ज आर्टरीज, कैरेक्टराइज्ड प्रिंसिपली बाय ऑकुलर डिस्टर्बेंसेस, मार्क्ड वीकनिंग ऑफ द पल्सेस इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़, जिसकी वजह से हम इसको पल्सलेस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ये मिलता है कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारे अपर लिम्स जो हैं, वहाँ पे पल्सेस की वीकनिंग मिलती है। ट्रांसम्यूरल यानी होल वॉल ऑफ द वेसल इज इन्वॉल्व, ट्रांसम्यूरल फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द एओर्टा एंड मेनली एओर्टिक आर्च को एंड ग्रेट वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से जो एओर्टिक आर्च हैं उनकी क्या कहते हैं, या जो उसकी ब्रांच वेसल्स हैं उसकी ल्यूमिनल नैरोइंग हो जाती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वही कि टाकायासु आर्थराइटिस है क्लासिकली इन्वॉल्व्स द एओर्टिक आर्च, लेकिन ये साथ साथ पल्मनरी आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, कोरोनरी आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, रीनल आर्टरीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इरेगुलर थिकनिंग मिलती है वेसल वॉल की विद इंटिमल हाइपरप्लेजिया, और जो ल्यूमेंस होते हैं ड्यू टू इंटिमल हाइपरप्लेसिया वो नैरोड हो जाते हैं या ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। मेन जो क्लासिक सिम्टम मिलता है दैट इज़ वीकनेस ऑफ द पेरिफेरल पल्सेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो बस एक रीड दे देंगे कि एडवेंटिशिया में हमको मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं विद पेरीवेस्कुलर कफिंग ऑफ वेसोवोजोरियम, और हमको ट्यूनिकल मीडिया के लेवल से भी इंटेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही होती है। एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमको मिलती है विद जायंट सेल्स एंड पैची मीडियल निक्रोसिस। जब क्रॉनिकली चलता रहेगी ये डिजीज़ तो कोलेजन स्कारिंग मिलेगी विद एडमिक्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विच वुड बी ओकरिंग इन ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द वेसल वॉल।
और क्या कहते हैं एओर्टिक रूट इन्वॉल्वमेंट, कॉसेस डायलेशन एंड एओर्टिक वॉल्व इनसफिशिएंसी। अगेन बस ये हिस्टोलॉजिकल पॉइंट्स को एक रीड दे देना है। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें मेनली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स मिलते हैं लाइक फटीग, वेट लॉस, फीवर। जैसी जैसी ये प्रोग्रेस करता है वैसी वैसी क्या कहते हैं हमको वो डिफरेंट वेस्कुलर सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं। मेन जो इसमें क्लिनिकल सिम्टम मिलते हैं दैट इज़ योर रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड वीकर पल्सेस इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़। ऑकुलर डिस्टर्बेंसेस मिल सकती हैं लाइक विजुअल डिफेक्ट्स, रेटिनल हेमरेजेस, टोटल ब्लाइंडनेस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिल सकते हैं। अगर तो डिस्टल एओर्टा के लेवल पे जाके किसी डिपेंड करते हैं किस ये आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर डिस्टल एओर्टा को इन्वॉल्व करे तो क्लॉडिकेशन ऑफ लेग्स मिलेगी। पल्मोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करे तो हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगी। कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करे तो एमआई का हमको केस मिलेगा। रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करे तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मिलेगी। एंड ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कुछ में इसका रैपिड प्रोग्रेशन नज़र आता है, कुछ में ये एक अपनी क्विसेंट स्टेज साइलेंट स्टेज में मिलती है फॉर 1 to 2 years। सो दिस ऑल वर द लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। और अब हम पढ़ेंगे मीडियम वेसल्स वेस्कुलाइटिस, जो मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं, जिनमें दो आते हैं पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा एंड कवासाकी डिजीज़। पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा की पहले बात करते हैं, विच इज़ अ इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़ कि इट इज़ अ सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस ऑफ स्मॉल और मीडियम मेनली मीडियम साइज्ड आर्टरीज विच टिपिकली अफेक्ट्स द रीनल एंड विस्ट्रल आर्टरीज, लेकिन इट स्पेयर्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें पल्मोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इससे भी याद रख लेना है। एंड इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अराउंड 33% पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनके पास क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की हिस्ट्री होती है, जिसके थ्रू हम एमसीक्यू में डायग्नोस कर सकते हैं कि ड्यू टू क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हिस्ट्री इनमें हमको हेपेटाइटिस बी के एंटीजन और हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडी के खिलाफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे होते हैं विच आर डिपॉजिटेड इन द अफेक्टेड वेसल्स। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वही सेगमेंटल, ट्रांसम्यूरल यानी होल वॉल, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज आर्टरीज विच इज सुपर इम्पोज बाय एन्यूरिज्म्स एंड थ्रोम्बोसिस। किडनी को इन्वॉल्व कर सकती है, हार्ट, लिवर, जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। एंड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस आर्टरीज हमको इम्पेयर्ड परफ्यूजन मिलती है ऑफ द पेरेन्काइमा डिस्टल टू द लीजन विच रिजल्ट्स इन अल्सरेशन, इन्फार्क्ट्स एंड इस्कीमिक एट्रोफी और हेमरेजेस। एक्यूट फेस की अगर बात करें तो एक्यूट फेस में जो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिलेगी उसमें हमको जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा वो न्यूट्रोफिल्स का मिलेगा, इओसिनोफिल्स का मिलेगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स का मिलेगा। और मेनली इसमें हमको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है एंड लुमिनल थ्रोम्बोसिस मिलता है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमको नज़र आती है पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा में। और जो ओल्डर लीजन्स हो जाते हैं दे शो फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द वसल वॉल विच इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द एडवेंटिशिया। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें एज के थ्रू हम इस तरह देखेंगे ज़्यादातर ये यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। एंड इस तरह की ये चलती रहती है कि कभी कभी सिम्टम्स आने लगेंगे, फिर एक सिम्टम फ्री इंटरवल आ जाएगा, फिर दोबारा सिम्टम्स आएंगे, फिर सिम्टम फ्री इंटरवल आ जाएगा। और इसका यही है कि डिपेंड्स अपॉन किस आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर तो रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होगी दैन इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। अगर तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आर्टरीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है दैन इट विल लीड टू एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी स्टूल्स। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डिफ्यूज माइल्जियास, पेरिफेरल न्यूराइटिस प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग द मोटर नर्व्स। इसकी भी ट्रीटमेंट थ्रू इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। लास्ट इज योर कवासाकी डिजीज़ विच इज़ अ एक्यूट febrile and usually self-limited illness of infancy and childhood associated with large to medium sized vessel arteritis। 80% जो individuals होते हैं they are younger than 4 years of age and इसमें जो main involvement होती है वो coronary arteries की involvement होती है which can lead to aneurysms and if they rupture then it can also lead to thrombosis and MI। और इंडिविजुअल्स में बेसिकली ये देखा जाता है कि इनमें हमको एंटी एंडोथीलियल सेल एंड ऑटो एंटीबॉडीज इन इंडिविजुअल्स में मेनली मिलती हैं, जिसकी वजह से इसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी कि इसको एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडीज इसमें मिलती हैं हमको। और ये क्यों मिलती हैं ये अगेन बीसीयू में ज़्यादातर आता है कि इसका जो पैथोजेनेसिस देखी गई है इट इज़ बेसिकली अ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स डायरेक्टेड अगेंस्ट अ क्रॉस रिएक्टिव और अ न्यूली अनकवर्ड वेस्कुलर एंटीजन, यानी वेसल्स के एंटीजन के खिलाफ कोई वही इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली चल रहा होता है, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज पर बढ़ जाती हैं एंडोथीलियल सेल्स के खिलाफ एंड स्मूथ मसल्स के खिलाफ। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वही डेंस ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी वो कंपैरेटिवली लेस होगी एज़ कम्पेयर टू द पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। एक्यूट फेज में क्या होगा कि जो एक्यूट वेस्कुलाइटिस होता है इट सबसाइड स्पॉन्टेनियसली या इट सबसाइड्स इन रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। एन्यूरिज्म फॉर्मेशन जो है वो वॉल का डैमेज करा सकती है। एंड इसमें क्या कहते हैं ये कि जो हील लीजन्स होते हैं दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरमल थिकनिंग। मेन इसके क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू हम डायग्नोस कर लेते हैं। एक तो यंग इंडिविजुअल्स में होती है, दूसरा हमको इसमें कंजंक्टाइवल एंड ओरल एरिथमा, ब्लिस्टरिंग, एडीमा ऑफ हैंड्स एंड फीट
एरिथमा ऑफ पाम्स एंड सोल्स एंड डिस्क्वेमेटिव रैश एंड लास्टली सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। ये क्लिनिकल फीचर्स हमको मिलते हैं जिसकी वजह से इसको कभी कभी म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। जो अनट्रीटेड पेशेंट्स होंगे उनमें देर इज़ अ चांस कि दे माइट डेवलप कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स लाइक विच कुड बी रेंजिंग फ्रॉम एसिम्टोमेटिक कोरोनरी आर्टराइटिस टू कोरोनरी आर्टरी एक्टेसिया और जायंट कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म। एंड जिनका जायंट कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म होगा दैट कैन रप्चर विच कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस और एमआई और सडन डेथ। लेकिन इसका ज़्यादातर यही है कि इंट्रावीनियसली अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दें और एस्पिरिन की थेरेपी दें देन ये जो डिजीज़ है वो ईजिली ट्रीट हो जाती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू लार्ज एंड मीडियम साइज्ड वेसल वेस्कुलाइटिस। आई ऑब्वियसली समझ में आ गया और नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की बात करेंगे। थैंक यू।